गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग विद्यालय और समाज, इसमें यूनिट सेकंड अर्थात इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे एजुकेशनल फॉर नेशनल इंटीग्रेशन अर्थात राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या पर बहुत अधिक चर्चा की जाती है। प्रायः ये भी कहा जाता है कि हमारे देश में विभिन्न मनतांतरों और झगड़ों के फलस्वरूप जनता में आपसी एकता की भावना काफी कमजोर हो गई है तथा उससे राष्ट्र के अस्तित्व को खतरा भी उत्पन्न हो गया है। वास्तव में देखा जाए तो प्रायः सभी नव स्वाधीन विकासशील राष्ट्रों को राष्ट्रीय विकास विघटन का किसी न किसी रूप में सामना करना ही पड़ता है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तथा एशिया के कई देशों में पिछले कुछ दशकों में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं और समाजशास्त्रियों और शिक्षा शास्त्रियों की इस समस्या में अत्यधिक रुचि हो रही है। अगला पॉइंट आता है राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित प्रमुख संप्रत्यय। राष्ट्रीय एकीकरण के संबंध में जो संप्रत्यय दिए गए हैं वो निम्न प्रकार है। नंबर 1 नेशन राष्ट्र। प्रायः राष्ट्र राजनीति शास्त्री राष्ट्र की अर्थ ऐसी जनता से लेते हैं जो कि एक निश्चित भौगोलिक सीमा में निवास करती है, जिसको एक राज्य नियंत्रित करता है, जिसकी एक भाषा होती है, जिसका अपना एक इतिहास होता है, जिसकी अपनी एक परंपराएं होती हैं तथा अतीत की कुछ महत्वपूर्ण यादों को निरंतर एक विशेष प्रकार की देशभक्ति प्रकट करने और आचरण करने को प्रेरित करती रहती हैं। प्रायः अधिकतर देशों में ये तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कई मामलों में ये देखने को आता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। उदाहरणतः संसार भर में फैले हुए यहूदी अपने चिर इच्छित यहूदी राष्ट्र इजराइल के प्रति अपनी भक्ति रखते हैं। स्विट्जरलैंड में विभिन्न राष्ट्रीय एवं भाषाओं के व्यक्ति सौहार्दपूर्वक रहते हैं। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी विभिन्न नस्लों, भाषाओं और राजनीतिक विचारधाराओं के व्यक्ति निवास करते हैं। अतः ये निष्कर्ष निकलता है कि आधुनिक समय में राष्ट्र या राष्ट्रीयता को अपनी किसी कानूनी या वैधानिक संप्रति की परिधि में ही बांधे रखना उचित या पर्याप्त नहीं होगा। एक राष्ट्र के पास एक निश्चित सीमा और एक अपना राज्य होता है तथा साथ ही लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण तत्व का इसमें अभाव हो सकता है। वह तत्व होता है राष्ट्रीय जागृति या राष्ट्रीय भावना। जब ये भावना शिथिल पड़ जाती है तो राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर हो जाती है और राष्ट्र के अस्तित्व के सामने गंभीर चुनौतियां उपस्थित हो जाती हैं। अगला पॉइंट आता है यूनिटी यानी कि एकता। एकता का शाब्दिक अर्थ है भागों या टुकड़ों के परस्पर मिलन से बना हुआ एक संगठन या समग्र की भावना। इनमें से भी मिलकर बने रहने की परस्पर निर्भरता और विचारों और भावनाओं और साधन सामग्रियों के आदान प्रदान का भान होता है। अगला पॉइंट आया इंटीग्रेशन अर्थात एकीकरण। एकीकरण यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जो विभिन्न विरोधी इकाइयों को आपस में मिलाती है तथा उनमें संपूर्णता या एकता की भावना को जगाती है। सामाजिक एकीकरण में विभिन्न वर्गों, जातियों, समूह तथा अन्य विविध सामाजिक कार्यों को संपूर्णता के रूप में एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाता है। अगला पॉइंट आया इमोशनल इंटीग्रेशन अर्थात भावनात्मक एकीकरण। एक समुदाय या समूह के सदस्यों में अपने सामाजिक संगठन के प्रति जो भावात्मक लगाव होता है वही आपका भावात्मक एकीकरण का सार होता है। प्रत्येक सदस्य पूर्ण उत्साह, निष्ठा और दृढ़ता से अपने समूह के अन्य सदस्यों और अपने राष्ट्रीय झंडे के प्रति आदर या श्रद्धा का भाव रखते हैं, उसके हित चिंतन करते रहते हैं। सदस्यों में परस्पर सहायता करने की इच्छा देखने में आती है। राष्ट्रीय एकीकरण नेशनल इंटीग्रेशन। एक राष्ट्र में राष्ट्रीय एकीकरण से तात्पर्य यह है कि उसके सदस्यों में राष्ट्रीय जागृति, परस्पर एकता, हित चिंतन और सहयोग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। राष्ट्रीय एकीकरण के 3 प्रमुख प्रभावी होते हैं। प्रभावी समूह के जैसा बनने की अन्य समूह की प्रवृत्ति विभिन्न भागों या इकाइयों में परस्पर आदान प्रदान जिससे एक नवीन पूर्णता का निर्माण हो सके। विभिन्न स्वतंत्र भागों या इकाइयों में सह अस्तित्व की भावना विद्यमान तथा समान उद्देश्यों और समूह के प्रतीकों को समान रूप से स्वीकार किया जाना, ये इसके अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट आता है भारत में राष्ट्रीयकरण का समाजशास्त्रीय संदर्भ। आधुनिक भारत में राष्ट्रीय एकीकरण का अभाव या कमी देखने में आ रही है। इस समस्या को भली भांति समझने के लिए हमें यहाँ के
सामाजिक संदर्भ को देखना पड़ता है। इस संबंध में दो रूप हो सकते हैं, मूल या विस्तृत सामाजिक संदर्भ या सहायक, तुरंत अथवा विशेष सामाजिक संदर्भ। कई सामाजिक कारक हमारे राष्ट्र के विस्तृत सामाजिक संदर्भ का निर्माण करते हैं। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो कि धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी प्रजातंत्र को लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं रखता है। यहाँ का समाज बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। इसके सदियाँ पुराने इतिहास में अनेकानेक नस्लों, संस्कृतियों का मिलन और मिश्रण हुआ है। अब ये एक विकासोन्मुख देश है जो आधुनिकता की विशेषताओं को शीघ्र अपनाने का प्रयास कर रहा है। इसके विभिन्न समूह, क्षेत्रों और राज्यों में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास की गतियों में बहुत अंतर अथवा असंतुलन हो रहा है। आधुनिक भारत राष्ट्र में देखे जाने वाले 3 प्रमुख संघर्षों की जड़ें इसके इतिहास में ही गड़ी हुई पाते हैं। पहला आता है आर्यों व अनार्यों के मध्य संघर्ष। आर्यों और भारत के मूल निवासी द्रविड़ों के मध्य जो ईर्ष्या द्वेष संघर्ष प्राचीन काल से चला आ रहा है, उसमें कुछ अवशेष अभी तक हमारे देश में देखने में आते हैं। कई बार राष्ट्रीय दक्षिण भारत में कुछ नेताओं, विशेषकर द्रविड़, मुन्नेर, कंगड़म दल के नेताओं द्वारा ये आवाज उठाई जाती है कि दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु राज्य, उत्तर भारत से पृथक और स्वतंत्र हो जाएं। दक्षिण भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज आदि राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने की जो घटनाएं बार बार सुनने में आती हैं, उसके पीछे निस्संदेह यही ऐतिहासिक कारण रहा है। अगला पॉइंट आता है जातियों के मध्य ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिस्पर्धा। भारत में न केवल प्रजातियों और हिंदू जातियों के मध्य संघर्ष हो रहे हैं, अब तो हिंदू जातियों में भी परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, असहयोग, लड़ाई झगड़े सदैव से विद्यमान हैं। छुआछूत, शोषण और जातिवाद की प्रवृत्तियों के फलस्वरूप सदियों से निम्न जातियों को उच्च अथवा रावण जातियां द्वारा बहुत निर्ममतापूर्वक कुचला गया है तथा उनको अमानवीय परिस्थितियों में ही अपने जीवन यापन करने को बाध्य किया जाता रहा है। कई राजनीतिज्ञ अपने स्वार्थों की सिद्धि को ध्यान में रखते हुए यही प्रयास करते हैं कि परंपरागत रूप से पिछड़े और त्रुटित रहने वाले समूह आज भी पिछड़े बने हुए हैं। यद्यपि हमारा संविधान सभी जातियों, सभी समूह और भलाई वर्गों की भलाई चाहता है और पिछड़े हुए समुदाय को विशेष रूप से सहायता पहुंचाना चाहता है। अगला पॉइंट आता है हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव। यद्यपि भारत में कई अल्पसंख्यक समुदाय निवास कर रहे हैं, लेकिन ये कहना अनुचित ना होगा कि मुसलमानों का समुदाय, जो कि अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ा है, हिंदुओं के प्रति सबसे अधिक सामाजिक तनाव, पृथकता अथवा संघर्ष का आरोप करता है। इसके अधिकतर सदस्य पिछड़ेपन, निर्धनता, अज्ञान, धार्मिक कूपमंडूकता और नैराश्य की स्थितियों में रहते हैं तथा अपनी कठिनाइयों के लिए बहुसंख्यक समुदाय अर्थात हिंदुओं की विशेष रूप से दोषी मानते हैं। भारत के इतिहास में हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने, मुसलमान शासकों द्वारा हिंदू जनता का शोषण करने, अंग्रेजों द्वारा हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए गए, जिसमें पाकिस्तान का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। ये घटनाएं बहुत बड़ी हैं तथा हिंदू मुसलमान तनावों के लिए उत्तरदायी रही हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का रुख भारत के प्रति, विशेषकर हिंदुओं के प्रति घृणा और हिंसा का रहता है। पाकिस्तान में, विशेषकर पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार किए जाते रहे हैं, उनकी प्रतिध्वनि यदाकदा भारत में सुनाई पड़ती है तथा उससे हमारी सामाजिक शांति बाधाएं उपस्थित होती रहती हैं। प्रायः भारतीय मुसलमानों के बारे में अन्य धर्मों के अधिकतर भारतीय ये संदेह रखते हैं कि वो पाकिस्तान के प्रति अपनी मूल श्रद्धा रखते हैं, भारत के प्रति नहीं। इसके परिणाम स्वरूप कुछ मुसलमान नेताओं और नागरिकों द्वारा पाकिस्तान की जनता में पक्ष में जासूसी करने के मामले भी उल्लेख आया तथा ये भी कहा जाता है कि भारतीय मुसलमानों के अधिकांश उच्च शिक्षा प्राप्त लड़के लड़कियां पाकिस्तान में जाकर बस जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं।
इस प्रकार का संदेह भारत में राष्ट्रीय एकीकरण में बहुत बाधक रहा है। ऐसा संदेह रखना असंगत है क्योंकि अधिकांश भारतीय मुसलमान वास्तव में ऐसा नहीं करते हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में मुसलमानों की भारत की प्रति निष्ठा का प्रबल प्रमाण मिल चुका है। जहाँ तक पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का प्रश्न है, ऐसा हिंदू और अन्य धर्मों के कुछ अनुत्तरदायी व्यक्ति भी करते हैं। कई हिंदूवादी और मुस्लिमवादी राजनीतिक दल या गुट परस्पर घृणा को प्रसारित करने में सक्रिय रहे हैं और अधिकतर सांप्रदायिक दंगों को करवाने में भी उनका हाथ रहा है। अंतिम पॉइंट आता है जनता और वर्गों के मध्य का अंतर। भारत में धन और निर्धनों के मध्य गंभीर अंतर सदैव से विद्यमान रहा है। आधुनिक भारत में सामाजिक वर्गों का स्पष्ट रूप से प्रादुर्भाव हुआ है। उच्च वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के सदस्य निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के सदस्यों पर अपना अत्यधिक प्रभाव बनाए रखते हैं। वे न केवल उनका आर्थिक और राजनीतिक और शोषण करते हैं, अब तो उन पर अपनी सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक प्रतिमाओं को थोपने का प्रयास करते हैं तथा कई मामलों में तो उनसे बहुत अधिक सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। पश्चिम शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जो कि आज राजनीति, प्रशासन, व्यापार, उद्योग धंधों और संचार संबंधी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं में उच्च पदों पर आसीन हैं। भारत की अशिक्षित और अर्ध शिक्षित निर्धन, परंपरागत तथा अनेक कठिनाइयों से ग्रस्त जनता के प्रति घृणास्पद और शोषणपूर्ण व्यवहार करते हैं। वे लाल फीतासोही, भ्रष्टाचार, अनियमितता, पक्षपात तथा अन्य विघटनकारी कार्यों और जनता को अपनी वांछित अधिकार प्राप्त नहीं करने देते हैं। पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों में जो कुछ सदस्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उच्च पदों पर लग गए हैं, वे भी अपने समुदायों के प्रति छिपी हुई घृणा, अवज्ञा और निराशा का दृष्टिकोण रखते हैं तथा उनको ऊंचा उठाने का कोई वास्तविक प्रयास नहीं करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में तीव्रतापूर्व न्याय, समानता, जन कल्याण के स्तरों में गिरावट आती जा रही है तथा भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अन्याय और शोषण की प्रवृत्तियां सामान्य नागरिक को अत्यंत शंकित और भयभीत बना रही हैं। इसी क्रम में आपका थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।